नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पौष्टिक गुणों से भरपूर किनोवा की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण कर बढ़ाएं पैदावार। आज के आधुनिकता और फसल चक्र की परंपरागत खेती में किसान भाई किनोवा को खरपतवार मानकर इसे जड़मूल से नष्ट करने में लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किनोवा एक अद्भुत फसल है जो पौष्टिक गुणों से भरपूर सुपर फूड या सुपर ग्रीन फसल है। किनोवा की खेती किसान भाई कम खर्च पर तैयार करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। धान, गेहूं और मोटे अनाजों की खेती के परंपरागत दायरे से बाहर निकलकर किनोवा की खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए किनोवा की खेती के बारे में जानते हैं ICAR दिल्ली के अधीन क्षमतावान फसल अनुसंधान नेटवर्क के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हनुमान लाल रैगड़ से। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आपको एक क्षमतावान फसलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। 4 क्रॉप में जिसमें हमारा रामदाना एक मुख्य है, दूसरा चिया है, तीसरा हमारे पास में आपका स्पेशली जो बाकला जिसको कहा जाता है बाकला है, और चौथा हमारा किनोवा है। तो किनोवा एक ऐसी क्रॉप है, हमारा न्यू क्रॉप है जो मार्केट में बहुत अवेलेबल है और इसका जो न्यूट्रिशन क्वालिटी पैरामीटर है बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर अपने क्रॉप जैसे राइस है, वीट है, और इसमें हाई क्वालिटी की प्रोटीन होती है, अदर्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे सबसे ज़्यादा इसमें हमारे पास में होता है। किनोवा को रबी सीजन की प्रमुख नकदी फसल कहते हैं। इसकी खेती अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जाती है। किनोवा पत्तेदार सब्जी बथुआ की ही प्रजाति का सदस्य पौधा है। इसी के साथ यह एक पोषक अनाज भी है जिसे प्रोटीन की बेहतरीन स्रोत भी कहते हैं। इसमें शरीर में वसा कम करने, कोलेस्ट्रॉल घटाने और वजन कम करने के प्रभावी गुण हैं। इसके गुणों को रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से इसे पोषक अनाज की श्रेणी में शामिल किया है। और दूसरा हमारे पास में जो झारखंड में रबी में एक हमारा एरिया काफ़ी खाली रहता है, उसमें ये क्रॉप आसानी से लगाई जाती है। इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, किसी तरह का भी हमारे पास में इसको एक्स्ट्रा इनपुट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और हम इसको एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं, जीरो बजटिंग फार्मिंग कह सकते हैं। और स्पेशली किनोवा जो हमारे पास में इसी तरह से हमारे किनोवा में स्पेशली मेरे फार्मर से एक सलाह है कि ये जो अभी रबी की जो हमारे पास सोइंग होने जा रही है इसमें हम किनोवा लगाया जा सकता है। और जो किनोवा है अभी भी मार्केट में इसका स्पेशली 90 रुपए केजी तक इसका मार्केट अवेलेबल है। दरअसल किनोवा का वानस्पतिक नाम चिनोपोडियम किनोवा है, जो शुरुआत में तो हरे रंग का पौधा होता है लेकिन बाद में ये गुलाबी रंग में बदल जाता है। वैसे तो इसकी खेती साल में कई बार की जाती है, लेकिन सर्दियों में किसान इसकी खेती करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की रेतीली या दोमट मिट्टी ही उपयुक्त रहती है। किनोवा के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जैविक विधि से इसकी खेती करना फायदेमंद रहता है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें कि किस तरह की हमें जुताई करनी है, 2 से 3 बार एक बार जुताई करने के बाद में इसका सीड जो छोटा होता है तो आप मिट्टी में थोड़ा मिला के और थोड़ा थोड़ा इस पंक्ति के हिसाब से 30 सेंटीमीटर दूरी रखें और 2 से 3 किलो सीड इसके लिए प्रयुक्त है पर हेक्टर के हिसाब से। किनोवा की वेराइटी हिम शक्ति जो बहुत हाई प्रोडक्टिव है, हाई मिनरल्स है उसमें और अच्छी पैदावार देती है और कम पानी में किसी तरह का हमारे पास इसमें कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं और किस तरह का हमारा इसमें इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। और ये वैरायटी आप इजीली हमारे पास बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको अवेलेबल है। इसमें ज़्यादा हमें सीड की ज़रूरत भी नहीं होती। आप इसमें 2.5 से 3 किलो सीड पर हेक्टर के हिसाब से इसको सीड ले सकते हो।
किनोवा का बीज काफी छोटा होता है, इसीलिए प्रति बीघा में 400 से 600 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीजों का उपचार जरूरी करना होता है। इसके लिए 5 ग्राम एप्रॉन 35 SD नामक दवा से प्रति किलोग्राम बीजों का उपचार करें। इसकी बुवाई कतारों में या सीधे खेत में छिड़काव करके भी कर सकते हैं। इसका बीज खेत की मिट्टी में 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर लगाएं। जिस समय किनोवा के पौधे 5 से 6 इंच के हो जाएं, तब पौधे से पौधे की बीच की दूरी 10 से 14 इंच तक कर सकते हैं। इसी समय खेत से अतिरिक्त पौधा को हटा दें। किनोवा के बीजों को कतारों में बोएं और बुवाई के बाद एकदम हल्की सिंचाई का काम भी कर दें। किनोवा की खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 से 3 सिंचाई में ही इसे उगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद की जाती है। दूसरी सिंचाई फसल की उम्र 30 दिन होने के बाद निराई गुड़ाई के बाद की जाती है। तीसरी सिंचाई 70 दिन बाद करना फायदेमंद रहता है, जिससे फसलों को अतिरिक्त पोषण भी मिल जाता है। किनोवा की फसल में खरपतवारों की काफी संभावना रहती है, इसीलिए बुआई के 30 से 50 दिन बाद निराई गुड़ाई का काम करना चाहिए। किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि इस क्रॉप को जरूर लगाएं और खुद खाएं भी, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं, इसमें हाई आयरन होता है और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन भी और सीरियल्स के हिसाब से सबसे हाई होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। दलहनी फसलें कम पानी में अच्छा उत्पादन देती है, इसलिए आमतौर पर ज्यादातर किसान भाई रबी मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों की खेती करते हैं। लेकिन इन फसलों में खरपतवार की अधिकता और हो जाने पर उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए समय रहते इन खरपतवारों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। दलहनी फसलों में खरपतवार प्रबंधन। बिहार राज्य की दलहनी फसलें विभिन्न फसलों में प्रमुख स्थान रखती हैं। दलहनी फसलें जैसे मसूर, चना, मटर, खेसारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे भोजन में, प्रोटीन के सोर्स के रूप में, और इनके उगाने से एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जा रहा है। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से फसल को खरपतवार मुक्त रखा जाए जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों और स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों, व्याधियों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। रबी की मौसम में उगने वाले सभी खरपतवार इस फसल में मुख्य रूप से दिख जाते हैं, चाहे आपका बथुआ हो, मोथा हो, वन गोभी हो, वन पालक हो, अकरा, अकरी, सकरी पत्ती वाले में गेहूं का मामा एवं जंगली जई भी इसमें दिख जाते हैं। तो इन विभिन्न खरपतवारों का प्रबंधन ससमय करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम खेत को शुरू के 40 दिनों तक खरपतवार मुक्त नहीं रखते हैं, उत्पादन में 35 से 40% तक की कमी हो जाती है। इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव बीजों में प्रयोग होने वाले अशुद्ध बीजों द्वारा, पिछले फसल में उगे खरपतवार के बीजों से, पशुओं के गोबर और चराई से, सिंचाई जल में बहकर आने वाले खरपतवार के बीजों इत्यादि कारणों से होता है। फसलों में खरपतवार से न्यूनतम 20 से 40% तथा
कभी कभी यह नुकसान 100% तक भी पहुंच जाता है। इसलिए शुरू के 35 दिनों तक हर हाल में खेत को खरपतवार मुक्त रखना है, जिससे कि उत्पादन बनी रहे, उत्पादन में कोई गिरावट न हो। तो सबसे पहले खरपतवार मुक्त बीज प्रयोग करना है। उसके बाद हमें ध्यान देना है सिंचाई के जो चैनल हैं खेत के आसपास, सिंचाई के चैनलों की अच्छी से सफाई करें और उसमें खरपतवार न रहें। अब बात आती है हमारी खड़ी फसल में या बुआई के समय हमें क्या सावधानियाँ देना पड़ेगा जिससे खरपतवार कम हो और नियंत्रण में रहें। तो जब हम मसूर या चना या मटर या खेसारी इत्यादि दलहनी फसलों की बुआई करते हैं तो पहला तो हमें ध्यान देना है कि बुआई 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर करें, जिससे कि वो उचित नमी में भी रहेगा। सही गहराई पर रखने से जब हम पेंडीमिथलिन का प्रयोग करते हैं तो वो उसका रिस्पांस अच्छा मिलता है, बीज पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। तो बुआई के 48 घंटे के भीतर पेंडीमिथलिन रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। 3 लीटर पेंडीमिथलिन करीब 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाता है और बोई हुई खेत पर छिड़कते हैं। और छिड़कते समय ध्यान देना होता है कि हम पीछे की ओर हटें, क्योंकि जब हम दवा छिड़कते हैं तो दवा छिड़कने के बाद ये पेंडीमिथलिन एक बहुत ही पतला लेयर बनाता है और पतला लेयर जो है वो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं उनको उगने से रोकता है और इस प्रकार शुरू के 15 से 20 दिन तक खेत जो है खरपतवार फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ दवाएं हैं जो बुआई के 25 से 30 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें इमेजाथाइपर इसका 40 ग्राम सक्रिय तत्व तो 10% का आ रहा है, तो बाज़ार का 800 ml मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए लगता है और इसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाए और बुआई के 25 से 30 दिन बाद खेत में इसको छिड़काव कर दिया जाए। तो इससे जो विभिन्न प्रकार के सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। इधर खरपतवार के नियंत्रण हेतु रासायनिक दवाओं का प्रयोग काफी बढ़ा है, जिसके कारण भूमि और वातावरण में प्रदूषण खतरा बढ़ने के साथ साथ कुछ खरपतवारों में इन शाकनाशी रसायनों के प्रति सहनशीलता भी बढ़ी है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए समेकित खरपतवार प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाना अति आवश्यक है। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, समुचित फसल चक्र अपनाएं और खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। वही बुआई हमेशा लाइनों में करना उचित रहता है। पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, जिससे निकाई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। वही उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निकाई गुड़ाई करते रहें। खेतों में पूरी सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद का ही प्रयोग करें। हरी खाद का प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके विभिन्न दलहनी फसलों में जो खरपतवार की समस्या है उससे मुक्ति पा सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं और दलहनी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में में बारिश कमी देखी जा रही है, जिससे भूमिगत स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और भूमिगत जलस्तर में गिरावट के कारण फसलों की सिंचाई में अनेक तरह की कठिनाई सामने आ रही है, जिसके चलते किसान सिंचाई की सूक्ष्म विधियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इनमें से भी अधिकतर किसान ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाना पसंद कर रहे हैं। तो इससे किसानों को कौन कौन से लाभ और इनका रखरखाव कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर के कृषि अभियंता डॉक्टर पंकज कुमार से।
कि टपक सिंचाई है क्या। जैसे कि हम किसी भी पौधे को लगाते हैं, अगर उसमें सतही पटवन अगर करते हैं तो हमको ज़्यादा पानी की खपत होता है। वहीं पर हम अगर टपक सिंचाई अगर लगाते हैं तो बूंद बूंद टपक करके हम इसमें 50 से 60% तक पानी की बचत कर सकते हैं और लगभग 70% तक ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। यहाँ पर हम एक जिसको भेंचूड़ी कहते हैं और फर्टिलाइज़र टैंक में लगा हुआ है, और यहाँ पर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट और कोई भी फर्टिलाइज़र हम इसमें हम डालते हैं, जो कि हमारे पाइप के थ्रू पानी के थ्रू जब हम इरिगेशन करते हैं बूंद बूंद, अगर हम फर्टिलाइज़र वहाँ पर देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हम वहाँ पर देते हैं, तो उसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। अगर पाइप के थ्रू हम किसी पॉली हाउस या फिर नेट हाउस या फिर हम खुले में भी हम ड्रिप बूंद टपक विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बूंद बूंद पानी टपकने से क्या होगा कि इसके जड़ में जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही। अगर आप कहीं समतल में वो बाहर में अगर आप खेती करते हैं, सतही पटवन करते हैं, उसके बनिस्पत इसमें आपको लगभग 40% से 50% पानी कम लगता है। पौधों की जड़ के पास लगातार नमी होने से दीमक की समस्या नहीं होती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता है। लवणीय एवं ऊंची नीची भूमियों में बिना समतल किए बराबर मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से भूमि का जल स्तर नीचा रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन का फ़ायदा इतना है कि हम जितना भी फर्टिलाइज़र हम इसमें पाइप के थ्रू भेजते हैं, इसमें लगभग 90% तक फसल को मिलता है। हम बूंद बूंद अगर पानी के थ्रू हम अगर उसी नाइट्रोजन को भेजते हैं तो 90% इसमें काम में आता है। अगर हम छिड़काव करते हैं तो 30 से 40% ही उपयोग में आता है और बाकी इधर उधर में लॉस हो जाता है। तो ये महत्व है टपकाव विधि का, जो पानी जो टपकाव हम सिस्टम लगाए हुए हैं पद्धति, ड्रिप इरिगेशन पद्धति इसको कहते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। टपक सिंचाई को अगर आप लगाना चाहते हैं तो जैसे 1 एकड़ में अगर आप लगाना चाहते हैं पूरे सिस्टम को, जैसे कि बालू छानने के लिए हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर और गंदगी को छानने के लिए सैंड फिल्टर और कोई भी हल्का फुल्का गंदगी के लिए स्क्रीन फिल्टर, अगर ये पूरे सिस्टम को लगाते हैं तो लगभग 1 एकड़ में 1 लाख से 1.25 लाख तक आपको लग सकता है। कि भूगर्भ में पानी की कमी होते जा रहा है, निरंतर कमी आ रही है। आगे चल कर के और भी समस्या होगा, पानी की कमी होगी। पहले हम सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम अच्छा इरिगेशन कर लेते थे, अब लेयर नीचे जाने के वाटर स्टैटिक वाटर लेवल अगर नीचे जाने से हमारा क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं चल पाता है। हमको पानी की आगे बहुत कमी होगी। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि ऐसे पद्धति को लगा करके आप लगभग 50 से 60% पानी को बचत करके आप जो है पानी को बचा सकते हैं। और इसमें जितना भी लगने वाले जैसे मजदूर लेबर कॉस्ट जो लग रहा है, जिसमें कृषि में हमको फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो कृषि यांत्रिकरण में होता है कृषि में लगने वाले लागत को यंत्र के माध्यम से कम करना और समय पर कृषि का कार्य करके ज़्यादा उत्पादन लेना। अगर आप ऐसा करते हैं, मजदूर बचाते हैं और आप फर्टिलाइज़र बचाते हैं, छोटे छोटे चीज़ को अगर आप बचाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आगे अगर उत्पादन आपको बढ़ता है तो आपको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आपको ज़्यादा मिलेगी, किसान समृद्ध होंगे। हमारे पाइपलाइन में जिस सोर्स से हम पानी ले रहे हैं, अगर वहाँ से कोई भी गंदगी आ रहा हो
यानी कि कोई भी खरपतवार का सड़ा हुआ कण अगर आ रहा हो पाइप में, तो हमारे ड्रिपर या जिसको हम इमीटर कहते हैं वो बंद होने का संभावना होता है। और ये उसी को छानने के लिए ये सैंड फिल्टर है। इसमें दानेदार, यानी इसमें दानेदार बालू का इसमें आधा टंकी भरा हुआ रहता है। और इसमें पहले क्या होता है कि ऊपर पे जितना भी गंदगी अगर आ रहा है तो ऊपर पे तैरते रहता है। अगर इसमें ज़्यादा गंदगी हो जाए, अगर आधे घंटे 1 घंटे के बाद हम इसको पीछे से बैक वॉश वाल्व कहते हैं इसको, अगर ज़्यादा गंदगी हो जाए तो आधा घंटा में इसको लगभग 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए इसको खोलना चाहिए। उसके बाद सब गंदगी इधर से बाहर हो जाएगा और हमारा पानी आगे की ओर साफ जाएगा। इसमें सरकार के तरफ से भी अनुदान है। अगर कोई किसान भाई अगर लगाना चाहते हैं तो सरकार के तरफ से ये ड्रिप इरिगेशन लगाने में लगभग 80 से 90% तक अनुदान उनके लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सोतारी जिला देवघर से जितेंद्र यादव ने। आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहिए है। तो जितेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। शिमला मिर्च ऐसे सब्जी का खेत है कि ये बाहर से आया है। ये जो सब्जी है बाहर से आया है, इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग इतना इसको हम लोग हमारे डाइट में, हर तरह के डाइट में, जैसे चाउमीन हो गया है या प्रोसेस्ड फूड हो गया, सब तरीका में हमारा जो इंडियन का क्यूसिन है उसमें भी हम लोग शिमला मिर्च डालना शुरू कर दिए हैं। तो इसका डिमांड बहुत है, सालों भर रहता है। तो सालों भर डिमांड के लिए हम लोग कैसे करना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक विधि है। हम लोग उससे कंटिन्यूस पूरा सालों भर सप्लाई कर सकते हैं और बाहर ओपन फील्ड में रेनी सीजन में हम लोग कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक होती है। तो इसके लिए अभी हम लोग खेत के लिए तैयारी करना अभी उचित है, क्योंकि अभी तुरंत तो नहीं लगा सकते हैं। हम हमारे सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, इस टाइम में हम हमारा खेत को तैयार कर सकते हैं। और हम लोग अगर जब खेती करेंगे, इसके लिए हम लोग बीज के लिए बुआई और रोपाई जो है हम सजेस्ट करेंगे, प्रोट्रे में ही इसका बीज डालेंगे। और जैसे मैंने बोला है, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 1:1 रेशियो में डालेंगे। पॉली हाउस में अच्छी तरह से क्यारियों को तैयार करते हैं और क्यारियों की तैयारी के समय गोबर की खाद और वार्मिक पोस्ट का प्रयोग करते हैं। इन क्यारियों को उठी बनाना चाहिए। साथ ही इन पर ड्रिप बिछाकर पौधों की रोपाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। तो इसके लिए जो कंपोस्ट जो है, जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद जो बोलते हैं, उसको आपको डालना है। लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर में डालेंगे। और इसके साथ एग्रीकल्चर लाइम जो है, तो उसको भी हम लोग 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना है। जो खाद का बात आ रहा है, जो फर्टिलाइज़र जो डालना है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो पोटैश है, बेसल डोज जो है आपको 20, 25 और 20 का रेशियो में डालना है। और बाद में आपको नाइट्रोजनी 2 बार डालना होगा, फ्लेवरिंग के टाइम में और बीच में और एक बार 1 महीना के बाद डालना है। तो ये 3 स्प्लिट डोज में डालना है नाइट्रोजन जब भी डालेंगे। तो इसके लिए अभी ये जो मौसम है बहुत बेस्ट सीजन है। इससे हमारा पौधा भी ग्रोथ अच्छा आता है और हमारा उपज भी बढ़ता है। जहाँ तक बात शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों की है, तो आप कैलिफोर्निया वंडर, रॉयल वंडर, येलो वंडर, ग्रीन गोल्ड, आर्का गौरव, आर्का मोहिनी, इंदिरा इत्यादि किस्मों से किसी भी किस्म का चयन कर खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च में अगर देखेंगे तो शिमला मिर्च में ज़्यादा डिमांड रहता है कलर्ड वाला माने रंगीन वाला। इसमें 2 तरह का कलर है, एक है पीला कलर है, एक है लाल कलर है। पीला कलर कुछ लोग प्रिफर करते हैं मार्केट में, और लाल कलर और ग्रीन में भी चलता है। जो बीज है तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए, आपको लगभग 20 और 25 दिन में तैयार हो जाएगा। इसका जो सीड रेट है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। पौधारोपण के पूर्व पौधों को
फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए, जिसके बाद पौधों को उचित दूरी पर अच्छे से लगाना चाहिए। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशक दवा छिड़काव करना सही रहता है। मल्चिंग लगाकर शिमला मिर्च की खेती करने पर और अधिक पैदावार मिलती है, साथ ही ये खरपतवार नियंत्रण में सहायक भी रहती है। जिगजैग वे में अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसमें तो हमारा प्लांट का डेंसिटी भी हम लोग नॉर्मल वे में, माने ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, हम पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।